तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे ए लेवल का A6 मॉड्यूल A6R5.1 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई 2024 के बैच में। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपकी क्लास होगी। इसमें हम कुछ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि आपको तैयार करके जाना ही जाने हैं। अगर आप ये तैयार करके नहीं जाते हैं तो आप 20 से 25 नंबर का जो है 30 नंबर का पेपर आपका रह जाएगा। ठीक है, तो जो आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसका रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। आंसर नहीं मिले तो गूगल से फाइंड करें, PDF नोट पर ही तो PDF नोट से पढ़ें, बुक है तो बुक में टिक कर लें। कैसे भी ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है, और पेपर बहुत ही इजी होता है। A6 का थ्योरी बेस्ड आपका पेपर है, कहीं भी आपकी ज़्यादा प्रोग्रामिंग में आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से एक सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो हम डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, बाकी चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और A8 का अगर आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसकी यहाँ पे देखिए क्लास मैंने टॉप 5 वाली दे दी है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं A6 पे। तो आज हम इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं A6 का, उसके लिए मैंने PDF तैयार करी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसमें एक क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा, एक्सप्लेन करना है आपको इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट एंड DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को। ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर अलग अलग की बात करें तो ये 4 और 4 नंबर का हो सकता है, अलग अलग में अगर शॉर्ट में देता है। अगर दोनों को एक साथ देता है तो ये 8 नंबर या फिर 7 नंबर में नॉलेज आपसे पूछता है। तो 8 नंबर और 7 नंबर आप गंवाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इनपुट आउटपुट आपका क्या होता है? तो देखिए प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है? तो देखिए प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का पूरा नाम होता है प्रोग्राम्ड इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। या एक प्रोसेसर होता है, ठीक है, जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस के माध्यम से या मध्य डेटा को आप कह सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस के मध्य जो भी डेटा होता है उसको ट्रांसफ़र करने में आपकी मदद करता है। तो ये कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस की बात कर रहा है? जो आपके CPU के अंदर आपको जो डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे कि आपका प्रोसेसर है, रैम है, ठीक है, और बहुत सारे बाईपास आपके लगे होते हैं उसके अंदर, वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो उन सभी को कम्युनिकेट करने में, ट्रांसफ़र करने में भी आपकी जो है वो मदद करता है। या एक इनपुट ऑब्लिक आउटपुट टेक्निक है। इसके अलावा 2 और इनपुट आउटपुट टेक्निक आपकी जो है वो होती हैं, जैसे कि इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, ये पहली टेक्निक हो गई। दूसरी तकनीक होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसको कि DMA बोलते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट जो होता है आपका, वो डेटा को प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस के मध्य ट्रांसफ़र करने की सबसे सरल इनपुट आउटपुट टेक्निक होती है। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर में डेटा का आपका आदान प्रदान होता है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या फिर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कि प्रोसेसर और जो भी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उसके मध्य आपका बहुत ही आसानी से इनपुट आउटपुट का तकनीक के माध्यम से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। समझ में आ गया इतना जी? सिंपल सा है। देखिए डेटा को ट्रांसफ़र होने का प्रक्रिया है बताई जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। सेकंड पॉइंट अगर बात करें तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में डेटा का ट्रांसफ़र प्रोसेसर, ठीक है, नोट करिएगा, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के मध्य होता है। ठीक है, और इसमें प्रोसेसर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जो इसे इनपुट ऑब्लिक आउटपुट ऑपरेशन का डायरेक्ट कंट्रोल दे देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका है डायरेक्ट कंट्रोल मिलने के बाद आपका जो प्रोसेसर होता है वो डिवाइस के स्टेटस को सेंस कर सकता है, यानी कि डिवाइस का जो भी स्टेटस है वो आपका सेंस करने का मतलब है वो आपको बता देगा कि इनपुट हो रहा है, क्या रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, या मतलब कुछ भी आपका प्रोग्राम है उसको सेंस करके बता देगा कि आपका प्रोग्राम अभी किस प्रकार से वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे कि या तो वो रीड करेगा या राइट करेगा, इस प्रकार की कमांड आपको भेजता है, और डेटा को जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जब प्रोसेसर जो है आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के लिए एक कमांड इशू यानी कि जारी करता है तो इसे इनपुट ऑब्लिक आउटपुट ऑपरेशन के पूरा होने का वेट करना पड़ता है। यदि प्रोसेसर इनपुट ऑब्लिक आउटपुट मॉड्यूल से तेज़ है तो इससे प्रोसेसर का टाइम वेस्ट चले जाता है, नहीं चला, यहाँ पे चले जाता लिख गया है, चला जाता है बेसिकली यहाँ पे होगा। यदि प्रोसेसर जो आपका है उसमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से तेज़ है आपका,
जो आपका प्रोसेसर है वो इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल है उससे तेज़ है, तो उस समय क्या होगा, जो आपका प्रोसेसर का टाइम है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उस मेमोरी को या उस डेटा को कैच नहीं कर पाएगा, वो आउटपुट बाद में आपको देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोसेसर आपका फास्ट यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल उसको नहीं ले पा रहा है, तो आपका समय जो है यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट के पूरे ऑपरेशन को नीचे यहाँ पे देखिए दर्शाया गया, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है क्या इसका, सबसे पहला पॉइंट होता है प्रोसेसर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और इनपुट आउटपुट से संबंधित इंस्ट्रक्शन को इनकाउंटर करता है, यानी कि इनकाउंटर करना यानी कि एग्जीक्यूट करना या भेजना आप कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल सी भाषा में। उसके बाद प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को एक कमांड इशू करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो होता है वो प्रोसेसर के द्वारा इशू की गई इनपुट आउटपुट कमांड के आधार पर कार्य करता है और इनपुट आउटपुट स्टेटस रजिस्टर में बिट को सेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया प्रोसेसर जो आपका होता है समय समय पर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के स्टेटस को तब तक चेक करता है जब तक कि आपका जो ऑपरेशन है वो पूरा नहीं हो जाता। अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम आपका दिया गया है, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, बट हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो पहला अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ इशू कर रहा है रीड कमांड और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जो कि किसके मध्य में हो रहा है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के मध्य में। उसके बाद रीड कर रहा है इनपुट आउटपुट, तो क्या हुआ, इनपुट आउटपुट आपका सीपीयू में जा रहा है। उसके बाद देखिए रेडी नहीं है तो यहाँ पे चेक स्टेटस करेगा, एरर डिटेक्शन चेक करेगा, फिर रीड आउट करेगा, फिर आउटपुट में जाएगा, फिर राइट वर्ड इनटू मेमोरी में जाएगा, तो सीपीयू से मेमोरी में जा रहा है। उसके बाद फिर आपका डन होगा। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अब व्हाट इज इनपुट आउटपुट कमांड, तो इसको भी देख लीजिए। इनपुट आउटपुट से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर एक एड्रेस को इशू करता है, जो कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पेरिफेरल डिवाइस और इनपुट आउटपुट कमांड को स्पेसिफाई करता है। अब इसमें जो है 4 प्रकार की इनपुट आउटपुट कमांड बताई गई हैं, जिन्हें हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए कौन कौन से हैं वो मॉड्यूल देख लेते हैं। तो पहला मॉड्यूल हमारे पास आता है कंट्रोल मॉड्यूल। कौन सा होता है, कंट्रोल। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग पेरिफेरल को एक्टिवेट करने के लिए, जो पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हैं हमारी, उनको एक्टिवेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, संचालन करने के लिए किया जाता है। और पेरिफेरल को यह बताने के लिए किया जाता है कि अब उसे क्या करना है। जब आपने इसको एक्टिवेट कर दिया तो आप उसको कमांड देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब आप उसको स्टार्ट कर देंगे उसके बाद हमको क्या करना है, उसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट यहाँ पे किस प्रकार से काम करता है, इसका प्रयोग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल तथा इसके पेरिफेरल के साथ जुड़े हुए विभिन्न स्टेटस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद इसमें प्रोसेसर जो है इसके द्वारा यह पता करता है कि जो भी पेरिफेरल का पावर है वो ऑन है या, और वह प्रयोग करने के लिए किया जाता है कि या वो अवेलेबल है कि नहीं, यानी कि वो डिवाइस डेटा में अवेलेबल है कि नहीं, कनेक्ट है कि नहीं, या डेटा दे रही है, मेमोरी कनेक्ट है कि नहीं, कहीं आपका अनप्लग तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें उसको टेस्ट करता है। नेक्स्ट है उसको रीड करने का काम करेगा वो, यानी कि इसके द्वारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पेरिफेरल से डेटा को लेता है और उसे डेटा बस पर डाल देता है। उसके बाद प्रोसेसर उस डेटा को ले लेता है। और सबसे लास्ट में हमारा काम होता है राइट करना। इसके द्वारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल डेटा बस से डेटा को लेता है और उसे पेरिफेरल डिवाइस में डाल देता है, जिसके बाद आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। समझ में आ गया, सिंपल सा देखिए प्रक्रिया है। ये सारी प्रक्रिया आपकी जो है बैकग्राउंड में चल रही होती है, आप सिर्फ इसका एक्सेस, जैसे कि हम ये पीडीएफ ओपन कर रहे हैं तो ये पीडीएफ भी कहीं सॉफ्टवेयर इसका इंस्टॉल होगा हमारे कंप्यूटर के लोकेशन में, हमारी मेमोरी में, रैम में कहीं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा इसका। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका आउटपुट देख रहे हैं कि जो कि इसका काम है। इसका काम क्या है, पीडीएफ को रीड कराना। ठीक है, तो ये हमारे पास ये काम करता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है डिसएडवांटेज ऑफ प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। तो इसकी जो मुख्य हानि यह है कि प्रोसेसर का जो ज़्यादातर समय है आपका डिवाइस के रेडी होने के वेट करने से ही निकल जाता है और इसे जो है बिज़ी वेटिंग कहते हैं। ठीक है,
इसमें जो है आपका इनपुट ऑब्लिक आउटपुट ट्रांसफ़र रेट जो है वो आपका सीमित रहता है। एडवांटेज की बात करें तो इसमें हमारे पास इसे इम्प्लीमेंट करना आसान होता है और इसमें कम हार्डवेयर सपोर्ट आपका होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो प्रोसेस है वो इनपुट आउटपुट आपका जो है प्रोग्राम का होता है। अब आते हैं इसी में डीएमए क्या होता है। डीएमए का जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका 7 से 8 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा सा है फॉन्ट इसका। तो देखिए डीएमए का जो पूरा नाम है आपका है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डेटा को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम में इनपुट आउटपुट डिवाइस के बिना सीपीयू का प्रयोग किए ट्रांसफ़र यानी कि सीपीयू का प्रयोग करके उसको ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से समझें। और इसमें जो आपकी मेमोरी ऑपरेशन की गति आपकी बढ़ती है तथा डेटा ट्रांसफ़र की गति बढ़ती है, वो हमारा क्या करती है, डेटा ट्रांसफ़र में वही समय लगता है जो मेमोरी से डेटा रीड ऑब्लिक राइट करने में लगता है। और इसमें डेटा एक ब्लॉक के रूप में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि आपका कंप्यूटर में ज़्यादातर जो भी डेटा का प्रोसेस होता है वो सीपीयू के द्वारा होता है। ठीक है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है, किंतु जो भी आपका कंप्यूटर में कुछ डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस स्थिति में आपका जो डीएमए होता है जो वह प्रोसेसिंग में लगने वाला जो समय होता है उसको बचा देता है तथा डेटा को अच्छी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में से दूसरे डिवाइसों में ट्रांसफ़र कर देता है। और यह पूरी प्रक्रिया एक चिप के द्वारा आपकी मैनेज की जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीएमए कंट्रोलर यानी कि डीएमएसी भी यहाँ पे कहा जाता है। यानी कि डीएमएसी कंट्रोलर डेटा को कंटेन नहीं करता है, बल्कि वह केवल बस को ड्राइव करता है। और डीएमए कंट्रोलर एक आपका इनपुट ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस को डीएमए सिग्नल द्वारा एक्सेस करता है। ठीक है, जो भी आपको सीपीयू के द्वारा आपके सिग्नल्स दिए जाते हैं उसको बस, यानी कि यहाँ पे कोई बस वाहन वाली व्हीकल वाली बस नहीं है, बस एक तरह से यहाँ ड्राइवर का काम कर रही है। यहाँ पे जो आपके पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं तो उसी ड्राइवर्स के माध्यम से आपका डीएमए को सिग्नल इनपुट आउटपुट रूप में आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएमए। अब इसका देख लीजिए कुछ भी इस प्रकार से डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बना सकते हैं, सिंप्लीफाइड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ डीएमए। तो कुछ इस प्रकार से आपके सीपीयू के अंदर देखिए ये काम करता है। ठीक है, ये सारे आपके एड्रेसेस हैं, ये आपके डेटा हैं, ये आपकी मेमोरी है, यहाँ पे आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट है और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से डेटा आपका ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बन सकता है, और भी तरीके से बन सकता है, और भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा तो आप नेट से निकाल के कोई ईजी आपका जो डायग्राम आपको लगे वो बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया बहुत सारे आपके हार्डवेयर सिस्टम डीएमए का प्रयोग करते हैं, जैसे कि डिस्क ड्राइव कंट्रोलर्स, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड तथा साउंड कार्ड इत्यादि। जब भी कोई डिवाइस डीएमए का प्रयोग करती है तो उसे एक विशेष डीएमए चैनल को स्पेसिफाई करना पड़ता है जिसे वह प्रयोग करती है। ठीक है, अल्ट्रा डीएमए हार्ड ड्राइव जो वह डेटा का प्रयोग डेटा को तेज़ गति से ट्रांसफ़र करने के लिए करती है, जबकि पहले की जो हार्ड ड्राइव थी आपकी उसमें आपका क्या होता था, सबसे पहले डेटा का सीपीयू में होकर जाता था, ट्रांसफ़र होता था, उसके बाद आपका जो है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, डीएमए के आने से डीएमए का जो है एक दूसरा विकल्प यह है यानी कि पीआईओ यानी कि प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें जो आपका होता क्या है, डिवाइसों के मध्य जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होने वाला डेटा जो है वो आपके प्रोसेसर से होकर गुजरता है। और पीआईओ जो है यहाँ पे वो डीएमए से धीमा होता है आपका थोड़ा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे दिखा गया है पुराने कंप्यूटर में 4 डीएमए चैनल होते थे, यानी कि 0, 1, 2, 3। जो जब आपका 16 बिट का आईएसए बस प्रस्तावित हुआ तो उसमें 5, 6 तथा 7 भी उसमें जोड़ दिए गए थे। ठीक है, आईएसए का एक कंप्यूटर बस स्टैंडर्ड है था जिसके द्वारा डिवाइस तेज़ गति से ट्रांजैक्शन को आरंभ करती थी। और आईएसए के बाद आपका एजीपी यानी कि एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट तथा पीसीआई यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन एक्सपेंशन बोर्ड ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो इस समय जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, अपने मदरबोर्ड खोलेंगे तो मदरबोर्ड के अंदर आपको पीसीआई स्लॉट्स दिए होते हैं। ठीक है, तो ये उसी प्रकार का काम आपका करता है। अब कंप्यूटर के सिस्टम में रिसोर्स टूल के 4 भाग आपके यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि पहला है इनपुट आउटपुट एड्रेस है,
दूसरा है आपका मेमोरी एड्रेस है। नंबर 3 है इंटरप्ट रिक्वेस्ट नंबर IQR जिसको बोलते हैं। और फोर्थ नंबर है DMA चैनल। ठीक है, तो ये 4 हैं, इसको देख लेते हैं क्या है इसका। तो देखिए कुछ यहाँ पे दिखा गया है, DMA चैनल्स का प्रयोग सिस्टम मेमोरी तथा पेरिफेरल डिवाइसेस के मध्य डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब डेटा किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है, देखिए DMA ट्रांसफ़र के मोड यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला मोड होता है ब्रस्ट या ब्लॉक ट्रांसफ़र DMA। दूसरा मेथड है साइकिल स्टील या सिंगल बाइट ट्रांसफ़र DMA। और नंबर 3 है ट्रांसपेरेंट या हिडन DMA। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। अब नंबर 1 देख लेते हैं यहाँ पे, ब्रस्ट या ब्लॉक ट्रांसफ़र DMA। तो यह सबसे तेज़ DMA मोड है। इसमें 2 या 2 से अधिक डेटा बाइट्स को लगातार ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें जो आपका है DMA जो आपका होता है वह सिस्टम बस के लिए प्रोसेसर को होल्ड सिग्नल भेजता है तथा HLDA सिग्नल्स का इंतज़ार करता है। HLDA आपका क्या है, सिग्नल जब उससे रिसीव हो जाता है तो वो क्या करता है, उसके बाद DMA सिस्टम बस पर नियंत्रण कर लेता है तथा बाइट आपको भेज देता है। और एक बाइट भेजने के बाद यह मेमोरी एड्रेस को बढ़ा देता है। ठीक है, और काउंटर को घटा देता है तथा फिर दूसरी बाइट को ये भेज देता है। तो इसी प्रकार से ये आपकी जो है ब्रस्ट जो ब्लॉकचेन ट्रांसफ़र DMA है, ये आपकी प्रोसेस चलती है। ठीक है, और फिर ये बाद में देखिए क्या करता है, यहाँ पे डिसेबल कर देता है तथा सेल्व मोड में आपका ये चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। नंबर है साइकिल स्टील तथा सिंगल बाइट मोड है आपका। तो इसमें देख लीजिए क्या है, इस मोड में आपका जो होता है एक समय में केवल एक बाइट ही ट्रांसफ़र की जाती है। और यह मोड जो होता है आपका ब्रस्ट DMA से धीमा होता है, थोड़ा सा आपका स्लो है। और इसमें DMA जो वह होल्ड सिग्नल को प्रोसेसर को भेजता है तथा HLDA सिग्नल से रिसीव करने का इंतजार करता है। जब HLDA सिग्नल इसे प्राप्त हो जाता है तो वह सिस्टम बस को नियंत्रण कर लेता है तथा केवल एक DMA साइकिल को ही आपका एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया है। पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, कोई मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतना ही है बेसिकली इसमें DMA का। लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट या हिडन टेक्निक, इसका क्या उपयोग है। तो इसमें जो आपका होता है प्रोसेसर कुछ ऐसी स्टेटस को एग्जीक्यूट करता है जिसमें वह सिस्टम बस से अलग जाता है। ठीक है, यानी सिस्टम बस से वो अलग आपका डेटा ट्रांसफ़र करेगा। और DMA जो वह है इन स्टेटस के दौरान जो मेमोरी ऑब्लिक इनपुट डिवाइसेस के मध्य आपका ट्रांसफ़र करता है डेटा को। और यह ऑपरेशन जो है प्रोसेसर के लिए ट्रांसपेरेंट रहती है और यह सबसे धीमा डेटा ट्रांसफ़र मोड आपका होता है। ठीक है, तो ये है सिंपल सी आपकी DMA की डेफिनेशन जो मैंने कंप्लीट आपको बता दी। और ये क्वेश्चन 7 से 8 नंबर में आता है, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा। इंग्लिश में चलिए मैं आपको इंग्लिश में इसमें लिखा नहीं है, मैंने PDF बनाई नहीं है। हाँ, जो आप कोर्स परचेज़ करेंगे उसमें मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको सेम चीज़ है, इसी प्रकार से इंग्लिश में आपको लिख देना है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं इम्पॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देते हैं जिसको आपको तैयार करना ही है। 30 नंबर के क्वेश्चन ये आपको पेपर में मिल जाएंगे, आज ही से आप इसको तैयार कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, ये आपका 8 नंबर का देखिए पूछा गया है। एक्सप्लेन करना है इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट ऑब्लिक आउटपुट और DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो यही हो गया, उसको नोट कर लीजिए, आपको पढ़ के जाना है। नंबर 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, ये देखिए ये लाइनक्स का एक क्वेश्चन आएगा। अब ये लाइनक्स में 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं 6 में, जैसे कि हाउ टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लिनक्स सिस्टम। ठीक है, एक तो ये सिंपल सा बेसिक्स हो गया। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सप्लेन करना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके एग्जांपल के साथ, या फिर आपको एक्सप्लेन करना है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को, या फिर लिनक्स के आपको कुछ कमांड के बारे में बताना है। ठीक है, अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, दोनों ही लिनक्स से क्वेश्चन है। व्हाट आर द फाइंड एंड लोकेट कमांड इन लिनक्स, राइट द सिंटेक्स ऑफ द बोथ कमांड। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड और लोकेट कमांड का यूज़ करना है। तो पूरा इसमें आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन लिनक्स का पूरा आपको पढ़ के जाना है, लिनक्स चैप्टर को पूरा पढ़ के जाना है आपको। ये मान के चलिए लिनक्स चैप्टर से 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 8-7 नंबर करके ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक ये DMA हो गया, एक लिनक्स का क्वेश्चन हो गया, मैंने बता दिया आपको। एड्रेसिंग मोड तो आपको बता ही गया है। बाकी ये तो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ये आपके
ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके चेंज होते हैं हर बार, तो ये सेम नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन दिया गया तो ये हर बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक लिनक्स का बता दिया, डीएमए मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक क्वेश्चन ये वाला भी काफ़ी रिपीट होता है, एक्सप्लेन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की इन डिटेल, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और लिखने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए मेरी तरफ से। एक्सप्लेन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की इन डिटेल, ठीक है। एड्रेसिंग मोड हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि हमने डीएमए को यहाँ पे ले लिया, तो यही चीज़ आएगी इसमें भी, और अलग कुछ और मोड इसमें आ जाएंगे, तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या टिक कर लीजिएगा आपके पास जो भी नोट्स हों, और इन क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहाँ पे, व्हाट आर कर्नल एंड सेल इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपके कर्नल और सेल आपके क्या होते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसमें से इम्पोर्टेंट, जैसे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर बार रिपीट नहीं होते हैं। देखिए लिनक्स का हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं हम आपके लिए इस चैप्टर में से। देखिए डीएमए का यहाँ पे अलग से दिया गया 6 नंबर में, ठीक है। उसके बाद है एक क्वेश्चन, हाँ, RAID रेड का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन RAID एंड, यानी कि रेड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है, एंड इट्स टाइप, ठीक है। ये देखिए 8 नंबर का पूछा गया है। और इसी के ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पे रेड का एक और क्वेश्चन है शायद, हाँ रेड का नहीं है, ये आपका है एक्सप्लेन RICS इस करेक्टर, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेड का क्वेश्चन आपको जो है इसमें ज़रूर कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। और मैं आपको बता, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है व्हाट आर दी मल्टीटास्किंग, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जो मल्टीटास्किंग प्रोसेस है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी हो गया, ठीक है, आपका एनक्रोमेस डेटा ट्रांसफ़र मोड हो गया, या सिंक्रोमेस डेटा ट्रांसफ़र मोड हो गया, ये बेसिक से क्वेश्चन है, तो ये आपको पता ही होने चाहिए। एक्सप्लेन दी देखिए वही क्वेश्चन है भाई, इसको शॉर्ट में आपका दिया गया है बस, ठीक है। अब ये देखते कि ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, व्हाट इज़ कैश मेमोरी, और एक्सप्लेन दी वायरस टाइप्स ऑफ मैपिंग आपके, और व्हाट डू यू मीन बाय द पेज रिप्लेसमेंट, एक्सप्लेन एनी वन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विद सूटेबल एग्जांपल, ठीक है। ये क्वेश्चन है लेकिन ये रिपीट नहीं होते हैं हर बार, जो रिपीट होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी प्रीवियस ईयर्स के पेपर सेट यहाँ पे नालेट की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, करीबन जुलाई 2023, जनवरी 2023, जनवरी 2022 और जुलाई 2022 तक के पेपर आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा। बाकी जो 2024 का था जनवरी का, वो मैंने आपको उसमें से क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। इसमें से भी आपको हम दिखा देते हैं A6 का पेपर किस प्रकार से आया था और कौन सा इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो गेस्ट पेपर आपको दिया गया है PDF के रूप में, उसको आप ज़रूर कंप्लीट करिए, ठीक है। अब इसमें देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे थोड़ा पैटर्न अलग हो गया, ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन कोई रिपीट हुआ है? हाँ। अब देखिए एक्सप्लेन यूनिक्स आर्किटेक्चर विद द कंपोनेंट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे राइट ए सेल स्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया, ठीक है, देखिए वही है लेकिन इसको शॉर्ट में कर दिया गया। बाकी देखिए इसमें पेपर्स सब है, डीएमए के बारे में देखिए पूछा गया है, रजिस्टर के बारे में सब, ये 5-5 नंबर में इसको शॉर्ट में करके दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, अगर आप उसका किसी भी टॉपिक का लॉन्ग तैयार कर लेते हैं तो जब उसका शॉर्ट पूछा जाएगा तो ईजिली आपसे कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एड्रेसिंग मोड है, एड्रेसिंग मोड अगर आप पढ़ लेंगे जिससे कि उसमें शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में भी काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए रजिस्टर मोड पूछा गया है, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है, डायरेक्ट एक्सेस मोड है, डीएमए हो गया, सॉरी डीएमए नहीं है, DAM है, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट एड्रेस मोड है, ठीक है, ये आपके एड्रेस मोड हो गए। अब ये जो है ये आपने एड्रेसिंग मोड पढ़ लिए तो इससे क्या होगा, आपका 8 नंबर का तो क्वेश्चन तैयार हो गया और 5-5 नंबर का ही पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो यही है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, ये सब कभी कभार जो है यूनिवर्सल गेट, लॉजिक गेट, और कभी कभार क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं लॉजिक गेट के, बाइनरी बूलियन अलजेब्रा पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर आपका जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्सन करना है या कन्वर्ट से डेसिमल में कन्वर्सन करना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी इसके लिए जो है कंप्लीट अगर हम आपको कोर्स दिखाएं हमारे पास तो A6 का कंप्लीट, तो देखिए यहाँ पे A लेवल की वीडियोस क्लास अवेलेबल है जो कि पेड क्लास हैं, ये आप परचेज़ करेंगे तो इसको सारी क्लासेस जो एक्सेस कर पाएंगे। और फिलहाल इसमें यही है, इसमें एक क्लास और ऐड करी गई लास्ट में, अगर आप देखेंगे तो A लेवल MCQs की है, ठीक है, जिसमें कि 49 वीडियो हैं
ए लेवल MCQs प्लस गेस्ट पेपर जनवरी 2024। तो ये वीडियो जरूर देख के जाएगा, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल रहेगा। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं A6 के MCQs हमारे पास अवेलेबल हैं लगभग, जो भी आए हुए हैं अभी तक के एग्ज़ामों में, और यह आने की संभावना है। और ए लेवल की अगर हम थ्योरी में ले चलें आपको, तो A6 R5 की थ्योरी की PDF अवेलेबल है न्यू पैटर्न के अनुसार। ज़्यादा बड़ी हमने नहीं बनाई है, 224 पेज की है, लेकिन कंप्लीट जो आपका क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। एक भी क्वेश्चन जो आपको इसमें ऐसा नहीं कि बाहर से आए। ठीक है, तो ईजिली आप इसको पढ़ के पास कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।